Hello, friends, and welcome to Governance Review. So, let's start the Hindu analysis for 7th of January 2024. तो आज संडे की एनालिसिस रहती है और आपको हमने कई बार बोला है संडे की एनालिसिस बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहती है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें संडे वाले दिन आती हैं, उनको डिस्कस हम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए पूरी एनालिसिस देखें और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जैसी भी आपको एनालिसिस लगी है वो ज़रूर बताएं। और अगर कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप उसमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं क्या कुछ खबर कोई इंपॉर्टेंट है। तो जो आदित्य L1 हमारा मिशन हमने जो सन के लिए भेजा था, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन और वो ऑर्बिट में पहुंच गया अराउंड L1। तो L1 जो है एक एक्चुअली ऑर्बिट है जिसमें ये छोड़ा गया था और उसी के नाम पे इसका नाम आदित्य L1 रखा गया था। ये इंडिया का जो है फर्स्ट सोलर मिशन है एंड टू गेट क्रूशियल फेज जो था वो 127 डेज आफ्टर लॉन्च जो था वो उसका जो है वो पूरा हुआ है। और इसरो साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को जो है सक्सेसफुली ऑर्बिट इंसर्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया है अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट। ये L1 क्या है एक्चुअली, इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। तो जो ऑर्बिट सेलेक्ट किया गया था मिशन के लिए, उसकी जो मिशन की लाइफ है वो लगभग 5 साल है। और जो स्टेशन कीपिंग मैन्यूवर्स हैं और फ्यूल कंजम्पशन है वो मिनिमाइज करने के लिए और एंश्योर करने के लिए कंटिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू जो है सन का वो रहेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑर्बिट जो है वो सेलेक्ट किया गया था। तो लुक एक ओतन ने बताया कि L1 पॉइंट क्या है और जो हालो ऑर्बिट है ये L1 का वो क्रूशियल क्यों है मिशन की सक्सेस के लिए, उसके रिगार्डिंग ओतन ने यहाँ पे 3-4 पॉइंट बताए हैं। पहला ये बताया है कि जो L1 है इट लाइज बिटवीन द सन अर्थ लाइन एंड अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान है, कई बार बता चुके हैं, आज फिर से देख लीजिए। जो डिस्टेंस है L1 का अर्थ से वो लगभग 1% ऑफ अर्थ सन डिस्टेंस है। मतलब जितना अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस है उसका लगभग 1% डिस्टेंस जो है L1 पॉइंट और अर्थ के बीच में है। फिर जो सैटेलाइट प्लेस की गई है हालो ऑर्बिट में अराउंड द L1 पॉइंट, इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। पहला पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ये है कि इट एनेबल्स कंटिन्यूअसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी एक्लिप्स। बिना किसी एक्लिप्स के कंटिन्यूअसली सन को व्यू किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इट कैन ऑब्जर्व द सोलर एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली। बिना किसी ऑब्स्टेकल के जो है ये कंटिन्यूअसली जो सन की सोलर एक्टिविटीज हैं उनको ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये दोनों जो है बेनिफिट्स इसके बेसिकली हैं। एक की वजह से दूसरा बेनिफिट है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट थी, इसको आपको जानना जरूरी था। आगे देखते हैं। डिजिटल टूल्स सेट टू सेव कश्मीरी स्क्रिप्ट। तो कश्मीरी स्क्रिप्ट को बचाने के लिए जो गूगल है उसने MS ट्रांसलेटर में जो है अब कश्मीरी जो है वो हो सकता है इंक्लूड हो जाएगी गूगल ट्रांसलेट वाले टूल में विद इन 6 मंथ जो है वो कोशिश की शायद ये आ जाए। और ये किस वजह से हुआ, एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया था उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो जो AMK है, अदबी मरकज कामराज, ठीक है ना, ये एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है 30 कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का वैली में, कश्मीर वैली में, बेसिकली श्रीनगर वैली जो है। एंड इट इज एट द फोरफ्रंट ऑफ एफर्ट्स टू प्रमोट कश्मीरी। और ये जो चीज की गई है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का जो इनिशिएटिव है, जो लैंग्वेज को प्रिजर्व और पॉपुलराइज करने के लिए किया गया है, वो बेसिकली 2 वे प्रोसेस में हेल्प करेगा। पहला तो ये कि जो कश्मीरी लिटरेचर का है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में मदद करेगा जिससे कि वो वाइडर ऑडियंस तक जो है वो पहुंचेगा। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये रहेगा कि ये इंग्लिश लिटरेचर को कश्मीरी लिटरेचर में भी ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगा और वो इंग्लिश लिटरेचर जो है कश्मीरी ऑडियंस तक भी पहुंच पाएगा। ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि उर्दू जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी कश्मीर की प्रायर टू इंडिपेंडेंस, और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? डोगरा मोनार्की ने इंट्रोड्यूस की थी। दूसरा जो कश्मीरी थी वो इंट्रोड्यूस की गई एज ए सब्जेक्ट अप टू प्राइमरी लेवल आफ्टर 1947। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद अप टू प्राइमरी लेवल जो है वो कश्मीरी को एक सब्जेक्ट के रूप में जो है इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसको जो है विथड्रॉन कर लिया गया 1955 में विदाउट एनी रीजंस। ठीक है ना। उसके बाद लेटर जो कश्मीरी है वो इंट्रोड्यूस की गई एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट और वो अंडर ग्रेड लेवल पे 2008 में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। फिर 2020 में जब यूनियन गवर्नमेंट ने ये जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल जो है पास किया तो उसमें कश्मीरी को जो है इंक्लूड किया गया लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो ये 4-5 चीजें आपको टाइमलाइन और वो चीजें याद रख सकते हैं आप इसको, इसके बारे में। और बाकी ये वो तो याद रखेंगे ही कि जो ये एक तरह से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको ट्रांसलेटर में लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक यहाँ पे उत्तराखंड की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो लगभग 314% से जो है पिछले 16 सालों में बढ़ गई है। तो जो 2006 से अगर 2022 की बात करें तो इन 16 सालों में लगभग 314% की रेट से जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। जो टाइगर पॉपुलेशन डेंसिटी है उत्तराखंड में, इट इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड।
और 178 थे 2006 में, वो 560 हैं 2022 में। और ये सारे के सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह ने जो स्टेप्स लिए हैं, हैबिटेट कंडीशंस को इम्प्रूव किया, उनके चलते जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो अचीवमेंट पॉसिबल हो पाया है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। एक और ये देख लेते हैं। लो पैनल एग्जामिन कर रहा है वेरियस फार्मूलाज ऑन होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये पीछे काफी न्यूज में रहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन किया जाए, और इसके लिए जो है एक हाई लेवल कमिटी भी बनाई गई थी, वन नेशन वन इलेक्शन पे। और इसको लीड कौन कर रहे थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसको लीड किया था, और उन्होंने जो है इन्वाइट किए सजेशंस फ्रॉम पब्लिक। ठीक है ना? और यहाँ पे बताया कि वन मेथड कुड बी होल्डिंग इलेक्शंस इन टू फेज, दो फेज में इलेक्शन कर सकते हैं। लोकसभा एंड इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शंस इन द फर्स्ट, और लोकल बॉडी पोल्स इन द सेकंड। ठीक है ना? तो ये जो है सोर्सेज ने बताया कि इस तरीके से अभी सोचा जा रहा है, लेकिन अभी ये है कि अभी और भी जो है वेरियस फार्मूला जो है वो ट्राई किए जा रहे हैं, एग्जामिन किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, ओवर 10,000 केसेज ऑफ ट्रैफिकिंग रिकॉर्डेड इन 5 years, बट कन्विक्शंस रिमेन्स आर डिसमल लो। तो हमेशा आप यही देखेंगे कि ज्यादातर केसेज में कन्विक्शन रेट जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो उसी का यहाँ पे बताया कि इंडिया ने लगभग 5 सालों में 2018 से 2022 की अगर बात करें तो 10,659 केसेज जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है ना? जिसमें से 26,840 पर्सन जो है वो ऑन एवरेज, अगर देखें तो 5,000 पर्सन से ईयर जो है उनका अरेस्ट हुआ है, उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन जो नंबर ऑफ पर्सन चार्ज शीटेड देखें तो वो 19,821 रहे हैं, और वो एवरेज अगर आप देखते हैं तो 3500 से 4,000 पर्सन से ईयर आते हैं। लेकिन अगर कन्वेक्शन देखते हैं तो वो केवल 1,031 जो है वो इन 5 सालों में जो है कन्विक्शन हुआ, और उसकी जो रेट देखें वो आप केवल 4.8% अरेस्टेड पर्सन जो है कन्विक्ट हुए हैं। जो एक्विट हुए हैं 5 सालों में, वो एक्विटल लगभग 4,936 के अराउंड है। तो ये जो कन्विक्शन रेट इतना कम है, उसके लिए जो है मेन रीजन जो है वो दो बताए गए। एक तो पुअर इन्वेस्टिगेशन बताया गया, जिसकी वजह से चार्जशीट है वो ट्रायल स्टैंड नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना? इसी वजह से एक्विटल हाई हो जाता है और कन्विक्शन लो रह जाता है। दूसरा जो रीजन बताया है वो ये बताया कि जो जो विक्टिम्स हैं वो हॉस्टाइल टर्न कर जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल। इसमें अगर स्टेट वाइज देखें तो महाराष्ट्र ने सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, 1392 रजिस्टर इन 5 सालों में। उसके बाद तेलंगाना में 1301 और आंध्र प्रदेश में 987। तो स्टेट वाइज आप याद रख सकते हैं 1 2 3। आंध्र प्रदेश और इसमें दो चीज होती है, कुछ स्टेट जो है वो सोर्स स्टेट की तरह काम करती हैं, बाकी अदर डेस्टिनेशन की तरह काम कर सकती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो दोनों ही सोर्स और डेस्टिनेशन रही हैं। जो वेस्ट बंगाल और असम है वो कंसिडर्ड सोर्स स्टेट्स हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है वो डेस्टिनेशन स्टेट जो है वो मानी जाती हैं। और हमने बताया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की तरह काम करती हैं। मिनिस्टर ने अपने रिप्लाई में, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है लोकसभा में पूछा गया था, तो उसमें मिनिस्टर ने अपने रिप्लाई में कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं कॉम्बैट करने के लिए ट्रैफिकिंग के लिए, उसमें भी बताया है। उन्होंने बताया कि अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, ये स्टेप लिया गया है। स्ट्रेंथन किया गया इंटेलिजेंस और सर्विलेंस मैकेनिज्म को टू आइडेंटिफाई गैंग्स, और गैदर की गई इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मोडस ऑपरेंडी। तो ये 3-4 स्टेप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए हैं टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूज इन फ्रेम्स में आज जो है वो ये जो मिशोंग साइक्लोन के बाद जो ऑयल स्पिल हुआ था एन्नोर मनाली वाले रीजन वेटलैंड्स में, उसमें जो है वहां पे वो बताया गया है बेसिकली। तो पहले पढ़ लेते हैं। जो वेटलैंड थे एनोर मनाली रीजन में, दे आर नोन टू होस्ट ए नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, लेकिन देयर प्रेजेंस ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ दिसंबर फॉलोइंग एन ऑयल स्पिल। और जो ऑयल स्पिल ये बेसिकली हुआ नॉर्दर्न चेन्नई के एन्नोर में हुआ था ड्यूरिंग साइक्लोन मिचोंग इन द अर्ली दिसंबर एंड इट हैज एडवर्सली impacted द इको सेंसिटिव एन्नोर क्रीक एंड द कोसस थलियार रिवर। तो इन दोनों रीजन्स को इसने इम्पैक्ट किया है, और वहां पे जो बर्ड स्पीसीज हैं उनकी प्रेजेंस जो है इस बार जो है वो ड्रॉप होती दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं। ये देखे, ये दो स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन्स है नॉर में, और इम्पैक्ट देख सकते हैं आप, ये इम्पैक्ट आपको विजिबल है डार्कर पेलिकन पे, ये जबकि आप देख रहे हैं व्हाइट है वो ब्लैक हो चुकी है। ठीक है ना? ये रेस्क्यू कर रहे हैं उनको, उसके बाद ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली इसमें माइल्ड सोप सॉल्यूशन और वेजिटेबल ऑयल का जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ट्रीटमेंट ये एक बार में नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इट वुड टेक एटलीस्ट ए मंथ ऑफ रेगुलर क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट बिफोर द बर्ड्स आर गुड टू फ्लाई अवे। तो उड़ने लायक उनको बनाने के लिए 1 महीने तक लगभग उनको रेगुलर जो है वो वॉशिंग और क्लीनिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है ना? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि हाउ हैज द रेड सी ट्रबल इम्पैक्टेड इंडिया, किस तरीके से उसने इम्पैक्ट किया है जो रेड सी में ट्रबल हुआ था। कार्गो शिप्स क्यों जो है लंबा रूट प्रेफर कर रहे हैं अराउंड द केप ऑफ गुड होप, और क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इससे अफेक्ट होने वाले हैं। तो
अटैक्स हुए थे कार्गो शिप्स पे रेड सी में, हम सबको पता है, नवंबर से हो रहे हैं ये। और ये कौन करे? हाउती रिबल्स जो मिलिटियां हैं यमन के, उन्होंने किया था। और इन्होंने जो है इट हैज टर्न द क्विकेस्ट मरीन रूट लिंकिंग एशिया विद यूरोप थ्रू द स्वेज कैनाल अनसेफ, उसको अनसेफ बना दिया था। तो इम्पैक्ट क्या रहा है इंडिया के ट्रेड पे, ट्रेड फ्लो पे, जो बेसिकली रेड सी के थ्रू आ रहा था उस पे। तो जो मेजर कार्गो शिपिंग लाइन थी वो डिसाइड किया है उन्होंने कि दे वुड नॉट ऑपरेट ऑन दिस रूट। वहीं पे जो इवन स्मॉल फीडर वेसल्स थे उन्होंने भी जो है स्टॉप कर दिया है फ्लाइंग इन दीज वाटर्स, तो वो भी इस रूट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर कार्गो जो है, दोनों इंक्लूडिंग इनबाउंड एंड शिप्ड फ्रॉम इंडिया, वो अब जो है यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली पहले यूज करते थे रेड सी से, वो अब उन्होंने रीरूट कर दिया अपने ट्रेड को, और वो अब जो है थ्रू द केप ऑफ गुड होप जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। ये केप ऑफ गुड होप आपको पता है साउथ अफ्रीका वाले रीजन से ये होके गुजरता है, और वहां से जो है अब वो इसको ट्रेड को करें, तो ये लॉन्गर रूट है और साथ में कॉस्टलियर भी पड़ रहा है। तो और बाकी का जो 10% जो है, 90% तो हमने बता ही दिया, जो 10% इंडियन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, मतलब ट्रेड है ये कार्गो, वो या तो मूव नहीं कर रहा है या फिर वो एक ट्रांजिट फैसिलिटी का यूज कर रहा है। तो ठीक है, उस रूट को तो प्रेफर नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो ट्रांजिट फैसिलिटी का उसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है ना? तो रफली अगर देखें तो 20 से 25% कंसाइनमेंट जो है वो अभी भी हेल्ड अप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे जाहिर सी बात है ये अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। और जो पिंच है, इट वुड बी फेल्ट मोस्ट बाय द लो वैल्यू हाई वॉल्यूम कार्गो एज वेल एज पेरिसेबल्स, इनके द्वारा ये जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन पे पड़ा है। इस पे जो लो वैल्यू के हाई वॉल्यूम कार्गो हैं और साथ साथ जो पेरिसेबल्स हैं, उन पे जो है इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ने को मिला है। क्राइसिस इंडिया के इम्पैक्ट्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है या करती है, वो उसको बताया है। जो डेवलपमेंट्स है ये जो हुए हैं, दे कुड मेक इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर एंड कॉल फॉर बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है कॉस्टलियर तो बना ही देंगे, क्योंकि आप बड़ा रूट फॉलो कर रहे हैं, उसमें फ्यूल का कंजम्पशन है और जो टाइम है उसका, जो टाइम लग रहा है वो तो कॉस्टली बना ही देगा उसको। और साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट साइकिल जो है वो इलोंगेट हो रही है क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। ये जो क्राइसिस है, इट कुड रिजल्ट इन फाइनल प्रोडक्ट टर्निंग डियरर, जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे, यही इसका इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है ना? रेस्पॉन्स क्या रहा है? तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि नो कॉज और ग्रीवांस कुड जस्टिफाई हाउती अटैक्स अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द रेड सी। तो कोई, हालांकि ये तो सही बात है कि कोई भी कॉज या ग्रीवांस उसको जो है जस्टिफाई नहीं करते, जो अटैक किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रेड सी में। जो यूएस है वो चाहता है कि ज्यादा सपोर्ट मिले फॉर मल्टीनेशनल ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जन के लिए। इट इज स्पेयरहेडिंग टू कीप द सी लेन्स ओपन एंड फ्री ऑफ थ्रेट्स। तो और इंडिया जो है वो क्लोजली वॉच कर रहा है सिचुएशन को। तो ये जो है रेस्पॉन्स बेसिकली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हाई डिड द इस्लामिक स्टेट अटैक ईरान? तो आईएस ने ईरान पे अटैक क्यों किया? आपको पता होगा अभी जो अटैक हुआ था, जो सोलेमनी थे, कासिम सोलेमनी, उनका जो मेमोरियल इवेंट जो चल रहा था उस पे जो है इस्लामिक स्टेट ने अटैक किया, उसने उसकी जिम्मेदारी थी। कारमन में ये अटैक हुआ था ईरान में। ठीक है ना? इट वाज द थर्ड मेजर अटैक क्लेम्ड बाय इस्लामिक स्टेट इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये पहला नहीं है, तीसरा अटैक है ये। और क्यों किया है आईएस ने, टारगेट क्यों करता है ईरान को? तो उसके लिए बताया है। पहला तो ये बताया कि जो आईएस है वो सुन्नी सलाफी जिहादिस्ट आउटफिट है और वो ईरान को शिया थियोक्रेसी के रूप में देखता है, एज एन आइडियोलॉजिकल राइवल एंड बैटलफील्ड एनिमी के रूप में उसको वो देखता है। तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा, आईएस के लिए जो शियाज हैं, दे आर नॉट रियल मुस्लिम्स, दे आर एपोस्टेट्स हु फॉलो शर्क आइडोलेट्री। तो दूसरा रीजन ये है कि वो उनको रियल मुस्लिम्स के रूप में नहीं देखते हैं। फिर तीसरा ये बताया कि जो आईएस है, इट आल्सो सीज ईरान एज ए फॉर्मिडेबल राइवल इन द बैटलफील्ड एज ईरान बैक्ड मिलिशिया प्लेड अ key role in defeating the jihadists in part of सीरिया एंड प्रोडोमिनेटली इन इराक। जो तीसरा ये रीजन है जिसकी वजह से आईएस ने उस पर अटैक किया है। तो ईरान कैसे देख रहा है ये जो आईएस की तरफ है, उसका भी बताया ऑथर ने यहाँ पे। जो ईरान है, इट सीज इन द आईएस अ बिड टू रिवाइव द डेडली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अर्ली इयर्स ऑफ इस्लाम बिटवीन द सुन्नीज एंड द शियाज। और दूसरा, इट ऑल्सो शो द आईएस एज एन इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट, इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट की तरह भी उसको देखता है वो। और मीडियम टर्म में अगर बात करें तो ईरान फॉर्म द स्ट्रेटजी ऑफ फाइटिंग द आईएस थ्रू शिया मोबिलाइजेशन यूनिट्स। तो शिया मोबिलाइजेशन यूनिट्स की जगह उसने एक स्ट्रेटजी भी बनाई है फाइट करने के लिए आईएस के लिए। कासिम सोलेमनी कौन थे? तो सोलेमनी हु वाज अ सोल्जर ड्यूरिंग द 1988 ईरान इराक वॉर बिकेम कमांडर ऑफ द कुद्स फोर्स, द फॉरेन ऑपरेशनल विंग ऑफ द आईआरजीसी इन 1998। ठीक है ना? और डिफेंडर रहे हमेशा वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के। सोलेमनी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग ईरान फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन। तो जो ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसको शेप किसने दी है? वो सोलेमनी ने ही दी थी। ठीक है जी। उसके अलावा ही sought टू बिल्ड रीजनल स्ट्रेंथ थ्रू अ नेटवर्क ऑफ शिया मिलिशिया ग्रुप्स अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो ये सोलेमनी के बारे में बताया कि वो क्या
थे, कौन थे, क्या चाहते थे, ठीक है ना। जो यूएस है, इट हेल्प द शिया कोalition फाइट इन IS in Iraq, but it also accused Soleimani of supporting terrorism given his close ties with foreign Shia militias। हालांकि यूएस ने हेल्प किया था शिया कोalition बनाने में ताकि वो IS को फाइट कर सकें इराक में, लेकिन वो सोलेमनी को एक्यूज भी करते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को क्योंकि उनकी शिया मिलिटियाज के साथ क्लोज टाइज थी, ठीक है ना। इनसाइड ईरान अगर देखें तो ही एंजॉयड कल्ट स्टेटस, सोलेमनी कल्ट स्टेटस जो है वो एंजॉय करते हैं ईरान के अंदर। तो जनवरी 3 2020 को जो है यूएस एयर स्ट्राइक में बगदाद में जब हुई थी तो उसमें जो है सोलेमनी का असैसिनेशन हो गया था, ठीक है ना। अटैक का क्या मतलब है ईरान के लिए, तो जो कर्मन बॉम्बिंग्स हुई हैं, दीज आर द वर्स्ट टेरर अटैक्स इन द रिपब्लिक्स हिस्ट्री एंड इट पॉइंट टू ईरान ग्रोइंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। हमने पहले ही बताया था कि इससे जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है ईरान की वो तो जाहिर होती हैं, साथ साथ जो आईएस की एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी इससे नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो सजेशन में यही क्या है, ईरान के लिए है चैलेंज ये है to tackle both the traditional external security threats and a relatively new yet growing internal security threat at the same time। दोनों external as well as internal security threats को कंट्रोल करना जो है, टैकल करना, वो बेसिकली मेन चैलेंज ईरान के लिए रहने वाला है। Why have the truck drivers called for a strike? तो ट्रक ड्राइवर्स के स्ट्राइक पीछे न्यूज में रही, तो वो क्यों उन्होंने स्ट्राइक किया उसकी बेसिकली जान लेते हैं। तो पहले जो है अभी तक मतलब सेक्शन 304A जो है इंडियन पिनल कोड का है, जो प्रेस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस 2 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन और बोथ। लेकिन अभी जो रिसेंटली भारतीय न्याय संहिता लाए गए उसमें इसको रिप्लेस किया है सेक्शन 1061 से, जो बेसिकली ये कहता है कि जो पनिशमेंट टर्म है फॉर नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग वो 2 साल से बढ़ा के उसमें 5 साल का इम्प्रिजनमेंट फाइन कर दिया गया है और एक्सटेंडेड टू 5 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। साथ ही साथ जो सेक्शन 1062 है वो ये भी कहता है, एक सेक्शन और डाला गया 1062, वो ये कहता है कि अगर नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ होती है और जो वो ड्राइवर है वो एस्केप कर जाता है विदाउट रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस ऑफिसर और ए मजिस्ट्रेट soon after the incident shall be punished with imprisonment or a description of a term which may extend to 10 years और shall be liable to fine। तो उसके लिए 10 साल की पनिशमेंट बढ़े। तो इन दोनों चीजों का ही जो है विरोध किया जा रहा है कि पहले वाला ही प्रोविजन आपको रहने देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बीएनएस ने जो है कोई रिलीफ जो है प्रोवाइड नहीं की थी अंडर सेक्शन 134 इन द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में जो दी गई थी, जिसमें बेसिकली ले डाउन किया जाता है द ड्यूटी ऑफ ए ड्राइवर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट एंड रिक्वायर्स हिम टू सिक्योर मेडिकल अटेंशन फॉर द इंजर्ड पर्सन अनलेस इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू सो ऑन अकाउंट ऑफ मोब फ्यूरी और एनी अदर रीजन बियॉन्ड दिस कंट्रोल। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 134 में थोड़ी सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी ड्राइवर्स को कि अगर मान लीजिए प्रैक्टिकेबल नहीं है कि मोब फ्यूरी की वजह से या किसी और रीजन की वजह से जो उसके कंट्रोल से बाहर है कि वो इस इंजर्ड पर्सन को जो है वो मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो है वो उसको रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बीएनएस ने इस चीज में कोई रिलीफ नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्ड रहा है स्ट्राइक में, तो उन्होंने जो अपील किया ड्राइवर्स से कि वो रिटर्न करें वर्क पे और उनको एश्योर किया है कि जो न्यू लॉ है दे हैड नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट, अभी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और कोई भी डिसीजन जो है सेक्शन 1062 को जब इन्वोक किया जाएगा बीएनएस के तो वो लिया जाएगा आफ्टर कंसल्टिंग द एआईएमटीसीसी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्टर्स कॉर्पोरेशन इसको शायद बोलते हैं, ठीक है ना, या कमिटी जो भी है। एक मिनट यहाँ पे इसका दिया हुआ ये रहा, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है ये। लेकिन जो ड्राइवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो जो है ट्रांसपोर्टर्स के जो ओनर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं बेसिकली ऑपरेटर्स की यूनियन है ये, ठीक है ना, ये उनकी मतलब जो ट्रक ड्राइवर्स का इनमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कोई भी चेंज अगर आप न्यू लॉ में ला रहे हैं दैट हैव बीन ब्रॉट विदाउट एनी कंसल्टेशन विद देम, तो उनसे कंसल्ट करना चाहिए। द न्यू लॉ फेल्स टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल इन द कंट्री इन द एब्सेंस ऑफ विच ड्राइवर्स ऑफ हैवी व्हीकल्स विल कंटिन्यू टू बी डीम्ड गिल्टी इवन बिफोर एन इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड। तो ये उनकी जो है कंसर्न जारी जा रही है कि उनसे बिना पूछे तो ये किया जा रहा है, उनको इसमें नहीं कंसल्ट किया। दूसरा चीज ये है कि जो वो कोई डिटेल्ड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल के बारे में नहीं बताता है, जिसकी वजह से जो हैवी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो उनको डीम्ड गिल्टी माना जाता है इन्वेस्टिगेशन से पहले ही, ठीक है ना। रोड एक्सीडेंट्स का डाटा क्या कहता है, तो हिट एंड रन केसेस में तो देखें तो ट्रक्स जो है वो लगभग अकाउंट करते हैं 9% ऑफ द टोटल एक्सीडेंट डेथ्स एंड बसेज 3.5%। जो हिट एंड रन केसेज हैं उनमें जो उनका टोटल एक्सीडेंट डेथ में रोल है वो 18.1% कंट्रीब्यूशन है। तो इफेक्ट आप याद रख सकते हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी से बिल्कुल आते हैं रोड यूजर्स की, और वो इजी टारगेट्स होते हैं पुलिस के लिए, जो उनको जो हैवियर व्हीकल्स को क्योंकि गिल्टी माना जाता है, ऐसा जो है माइंडसेट बना हुआ है, उसने बोला ये इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन चेयरमैन ने बोला है। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि एक जरूरत क्या है,
पुलिस ट्रेनिंग की जरूरत है इन नॉट जस्ट इम्प्लीमेंटिंग आईपीसी नॉन बीएनएस बट also in how to establish rash and negligent driving with help of driving regulations such as Motor Vehicles Act 1988 and Motor Vehicle Driving Regulation 2017। तो इन चीजों के साथ उसको आपको जोड़ के रखना है, उस चीज के साथ में देखना है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जो है जरूरत है, ठीक है ना। उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया कि नीड फॉर बेटर यूज ऑफ फोरेंसिक एविडेंस फॉर वायलेशन सच एज स्पीडिंग बाय कैप्चरिंग टायर मार्क्स, ये एब्सेंट रहती है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ड्राइवर्स रहते हैं हैवी व्हीकल्स के, जैसे असाइनिंग द लेफ्ट मोस्ट लाइन ऑन रोड्स फॉर बसेज एंड ट्रक्स विच आर आल्सो यूज्ड बाय साइक्लिस्ट एंड इवन पेडेस्ट्रियन। तो उनको लेफ्ट मोस्ट लाइन दी गई है जो कि लेन साइक्लिस्ट या पेडेस्ट्रियंस भी यूज करते हैं जहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं होते हैं, तो ये चांसेस और बढ़ जाते हैं। साथ में फाइनल उन्होंने ये बोला कि देयर इज द इशू ऑफ ड्राइवर फैटीग which should be addressed by regulating their working hours as well as ensuring that their truck cabins are ergonomic so that they are comfortable and in better control of vehicle they are driving। तो ये ओनर्स के लिए बेसिकली कि उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि ड्राइवर फैटीग को भी जो एड्रेस करना चाहिए, जो उनका जो वर्किंग आवर्स है उनको जो है लिमिट करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, उनका इंश्योरेंस है उसको करना चाहिए, उनकी कैबिन्स है उनको अच्छे कंडीशन में जो है देना चाहिए, उनको सूटेबल कंफर्टेबल पोजीशन में जो है बेटर कंट्रोल जो है ताकि उनका व्हीकल का रहे वो कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोफाइल्स में सबसे पहले आज उल्फा को दिया है, तो उल्फा पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उल्फा का आपको पता ही होगा जो पीस अकॉर्ड था, जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था वो एक तरह से हो गया है, वो इफेक्ट में आ गया है। तो जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम है उल्फा, इट वाज फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1979 बाय 6 यंग मैन हु वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन सोशलिस्ट असम थ्रू एन आर्म्ड स्ट्रगल। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है, जान सकते हैं 1979 में बनी थी, 6 यंग मैन ने फाउंड की थी टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन सोशलिस्ट Assam। Organizations such as All Assam Students Union spearheaded 6 years agitation for the detection, disenfranchisement and deportation of foreigners। लेकिन उल्फा quietly recruited people with a revolutionary zeal and trained them for the fight to rid Assam of Indian occupational forces। जो पहले के ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने जो एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन उल्फा ने जो है रिक्रूट करना शुरू किया विद रिवोल्यूशनरी जून जील और ट्रेन किया यूथ को या वहां के लोगों को टू फाइट टू गेट रिड असम ऑफ इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेज। लेकिन बाय द टर्न ऑफ मिलेनियम जो उल्फा है उसने अपना पब्लिक सपोर्ट धीरे धीरे लूज करना शुरू कर दिया और आफ्टर 13 पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वर किल्ड इन अगस्त 2004, उसके बाद जो है स्कूल बॉम्बिंग जो हुई ईस्टर्न असम धेमाजी में, उसके बाद और ज्यादा वो एक तरह से उसका जो पब्लिक सपोर्ट है वो कम हो गया। लेकिन नेवरदलेस द गवर्नमेंट केप्ट द टॉक्स ऑप्शन ओपन। लेकिन गवर्नमेंट ने टॉक ऑप्शन को हमेशा ओपन रखा और अल्टीमेटली जो ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था वो साइन हुआ और अब जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ एग्जिट दिखाया गया है, क्लॉडिन गे जो है उनको न्यूज में रखा गया है। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थी जो कि हु वाज अटैक्ड बाय रिपब्लिकन्स फॉर allegedly फेलिंग टू स्टेम एंटीसेमिटिज्म ऑन द कैंपस। और उन्होंने लेकिन जो उनके ऊपर प्लेगरिज्म के एलिगेशंस लगे थे उसके बाद उन्होंने जो है वो रिजाइन फाइनली कर दिया। तो इनके बारे में ध्यान रखें, ये फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना। जो तीसरे प्रोफाइल सेक्शन में आ जाए हैं वो आए हैं बेजालेल स्मोट्रिच, ये सेटलर ऑन ए मिशन उनको बोला गया है। तो ये बेसिकली इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं और लीडर हैं फार राइट रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी के, और वो चाहते हैं पैलेस्टीनियंस टू बी एनकरेज टू लीव गाजा एंड फेलो जूइश सेटलर्स टू रिटर्न टू द एनक्लेव, ठीक है ना। ये एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट हैं और लीडर हैं फार राइट रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी के एंड ही इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द वेस्ट बैंक। ये सिर्फ आप ध्यान रख सकते हैं। साथ साथ ये भी है कि जो स्मोट्रिच हैं उन्होंने सपोर्ट किया था नेतन्याहू की बिड टू पास द कंटेंशियस जुडिशियल रिफॉर्म बिल व्हिच पुट्स गार्ड रेल्स ऑन द जुडिशियल एक्टिविज्म बट इंसिस्ट दैट मिस्टर नेतन्याहू स्टिल बी ट्राइड फॉर हिज करप्शन चार्जेस। और ये अभी आपको पता होगा कि ये जुडिशरी ने इसको जो है ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म वाला वो था उसको अभी कल ही जो है ओवरराइड किया था गवर्नमेंट के उसको, ठीक है ना, लो को। जो पार्टी थी इनकी मिस्टर स्मोट्रिच की, उन्होंने एक्यूज किया था मिस्टर नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी को ऑफ अटेम्प्टिंग टू ट्रैम्पल ह्यूमिलिएट एंड बिलिटल देयर आइडियोलॉजी। साथ ही साथ जो स्मोट्रिच है रिसेंटली उन्होंने सजेस्ट किया कि इजराइल शुड स्विच इट्स वॉर टैक्टिक विद हमास, लेस डायलॉग एंड मोर फायर एंड ब्रिमस्टोन। तो ये ज्यादा भड़काऊ वाली बात कर रहे हैं कि आपको डायलॉग कम करना है, फायर और ब्रिमस्टोन ज्यादा करना है, जवाब देना है उसका और इसको खत्म करना है। एंड गेम इस तरह के वर्ड जो है ये सब यूज करते हैं, तो इसीलिए उनको बोला गया है सेटलर होने मिशन की तरह एक तरह से वो उनको दिखाई दिया है, ठीक है ना, मतलब बताया गया है। साइंस में देखते हैं तो स्टडी में एक चीज रिवील हुई है कि जो ओल्डेस्ट एविडेंस थे फोटोसिंथेसिस के उन पे थोड़ी सी लाइट डली है। हालांकि पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर के ओल्डेस्ट एविडेंस थे
वो अब जो है उनकी रिपोर्टिंग हुई है, वो आइडेंटिफाई की गई इनसाइड अ कलेक्शन ऑफ 1.75 बिलियन ईयर ओल्ड माइक्रोफोसिल। तो 1.75 बिलियन ईयर्स माइक्रोफोसिल्स के अंदर जो है ये आइडेंटिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि ये तो क्लियर हो गया 1.75 ईयर से पहले जो है वो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक शुरू हो गई थी। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, वो होती है इन विच सनलाइट कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एंड इट इज यूनिक टू साइनोबैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनेल्स विद इन यूकैरियोट्स। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट माना जाता है अराउंड 2.4 बिलियन ईयर्स अगो, वो अभी भी, हालांकि अभी भी उसके बारे में कुछ कंप्लीट वो नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग्स हैं ओरिजिन्स ऑफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की, दे आर डिबेटेड ओइंग टू लिमिटेड एविडेंस। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा अच्छा सा आया है, एक जो स्ट्रक्चर ये फॉसिलाइड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मिला, ये मिला है नेवीफुसा मैजेंसिस में। और ये ध्यान रखेंगे नेवीफुसा जो मैजेंसिस है, इट इज प्रेज्यूम्ड टू बी अ साइनोबैक्टीरियम, ठीक है ना, ये साइनोबैक्टीरियम है नेवीफुसा मेजेंसिस। तो इसका नाम याद रखें, कौन सी उसका है ये साइनोबैक्टीरिया है। तो हालांकि ये है, इट डज नॉट हाउएवर सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ वेदर फोटोसिंथेसिस इवॉल्व्ड बिफोर द और आफ्टर द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। हालांकि अभी भी ये सर्टेनली नहीं कहा जा रहा कि जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, क्या वो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट से पहले हुई थी या बाद में, क्योंकि वो जो इवेंट माना जाता है वो लगभग 2.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले माना जाता है, लेकिन जो ये सिंथेसिस अभी जो एविडेंस आया है माइक्रोफोसिल्स का, वो 1.75 बिलियन ईयर्स ओल्ड के जो अराउंड जो है वो एस्टिमेट किया गया है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट एडवांसेज एमआरआई डायग्नोसिस फॉर ब्रेन इंजरी। तो लिविंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है वो एमआरआई ब्रेन के लिए डबल एक जो है रिसर्चर ने डिजाइन किया है, जो अलाउ करेगा टू डिटेक्ट एपिसोड्स ऑफ माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी मोर इफेक्टिवली। जो माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है उनको ज्यादा इफेक्टिवली जो है डायग्नोज कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। अभी आप ध्यान रखें, तो नियरली 60 to 90% जो माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केसेज हैं वो अनडायग्नोज चले जाते हैं। तो उनको डायग्नोज करने में, डिटेक्ट करने में ये हेल्प करने वाली है, ये जो टेक्निक जो है डिस्कवर की गई है। ठीक है नहीं, आगे देखते हैं, शुड इंडिया स्टडी वेस्ट वाटर टू ट्रैक मलेरिया डेंगू। तो क्या मलेरिया और डेंगू को ट्रैक करने के लिए हमें वेस्ट वाटर की स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है, चूजिंग प्रायोरिटी पैथोजेंस फॉर वेस्ट वाटर सर्विलांस शुड बी बेस्ड नॉट जस्ट ऑन फिजिबिलिटी ऑफ द डिटेक्शन बट ऑल्सो ऑन द जियोग्राफिक कंटेक्स्ट ऑफ द डिजीज। तो डिजीज के जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट में, पैथोजन बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में और अवेलेबिलिटी ऑफ सीवेज नेटवर्क के कंटेक्स्ट में भी आपको जो है वो देखना चाहिए। सिर्फ फिजिबिलिटी ऑफ डिटेक्शन के आधार पे उसको नहीं बेस करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आप इसको जब समझेंगे तो समझ आएगा। पैथोजन प्रायोरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। वेस्ट वाटर सर्विलांस जो है, इट हैज बीन रूटीनली यूज्ड फॉर डिकेड्स फॉर ट्रैकिंग पोलियो वायरस। पोलियो वायरस को ट्रैक करने में इसको रूटीनली जो है डिकेड से जो है यूज किया जा रहा है। और पैंडेमिक के दौरान भी जो कंट्रीज है उन्होंने रिलाई किया था वेस्ट वाटर सर्विलांस पे टू ट्रैक न्यू SARS-CoV-2 वेरिएंट्स एंड टू नो द एक्सटेंट ऑफ वायरस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। तो इन दोनों इवेंट में किया गया है। मैनी कंट्रीज यूज कर रही है वेस्ट वाटर सर्विलांस को टू ट्रैक अदर डिजीजेज, जैसे कि मंकी पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा या कोलेरा का है। जो यूएस रिसर्चर्स है उन्होंने सजेस्ट किया है कि वेस्ट वाटर सर्विलांस बी एक्सपेंडेड टू ट्रैक डेंगू, मलेरिया, जीका एंड टाइफाइड। लेकिन अनलाइक इन इंडिया, मलेरिया एंड डेंगू आउटब्रेक्स आर रेयर इन यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया की तरह नहीं है, वहां पे जो आउटब्रेक इंडिया में मलेरिया और डेंगू का देखा जाता है वो बहुत ज्यादा है, जबकि यूएस और यूरोपियन कंट्री में इतना ज्यादा आउटब्रेक नहीं है, वहां पे रेयर है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आल्सो हैव एक्सीलेंट सीवेज नेटवर्क व्हिच मेक्स इट इजी टू ट्रैक दीज पैथोजन। और साथ साथ वहां का सीवेज नेटवर्क बहुत एक्सीलेंट है, इस वजह से वो पैथोजन को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। Besides humans shedding the pathogens through stools, several mammals including non-human primates serve as reservoir hosts of malaria and dengue। साथ साथ मलेरिया और डेंगू के लिए सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी जो है वो रिजर्वर होस्ट की तरह काम करते हैं मलेरिया डेंगू के केस में। तो वो भी मतलब आपको जो पैथोलॉजी है, पैथोजन की बायोलॉजी है, उसको भी समझना जरूरी है। ठीक है ना। फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेज वेस्ट वाटर सर्विलांस इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन इन इंडिया। वेक्टर बोर्न जो डिजीजेज हैं वेस्ट वाटर सर्विलांस उसके लिए इंडिया के लिए आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। क्योंकि वेस्ट वाटर सॉल्यूशन है, इट डज नॉट रिलाई ऑन एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड पीपल गेटिंग टेस्टेड। इस पे जो है वो नहीं है, ये इंडिपेंडेंट जो है वो की जाती है। ठीक है ना। तो ये सारा सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसमें आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यही बातें सिर्फ जानने की इसमें जरूरी थी। कभी लिखने को आता है तो आप इनमें से कुछ पॉइंट जो आपके लिए रहेंगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, डाइनिंग ऑन वाइल्ड फूड स्टफ। तो ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली बोला है कि जो डाइटरी डाइवर्सिटी है उसमें जो है कमी आई है। ये जो रिडक्शन हुई है डाइटरी डाइवर्सिटी में, इट इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट्स। इसने हमारी क्वालिटी ऑफ डाइट को इन्फ्लुएंस किया है। ईटिंग फूड फ्रॉम मेनी डिफरेंट फूड ग्रुप्स इंप्रूव्स न्यूट्रिशन। क्योंकि अगर आप अलग अलग फूड ग्रुप से
ईट करेंगे फूड को, अपने फूड का पार्ट बनाएंगे, तो उससे न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन आजकल देखें तो मोनोकल्चर की तरफ हम चल चुके हैं और मोनोटोनसली जो है या तो राइस, व्हीट और मेज वगैरह जो है वही सिर्फ रह गए हैं। राइस, व्हीट, मेज और शुगर जो है वो लगभग 50% ऑफ द टोटल कैलोरी इनटेक जो है हमारा प्रोवाइड करते हैं। तो जो डाइवर्सिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। झूम कल्टीवेशन की यहाँ पे बात की है ऑथर ने। जो इंडिजिनस पीपल थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, दे प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड झूम in which about 20 different food crops would be grown in same price of land। एक ही पीस पर लगभग 20 अलग अलग तरह की फूड क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती थी। लेकिन ऑथर ने ये भी बोला है कि झूम का भी जो कल्टीवेशन का एरिया है वो भी घटता जा रहा है। वो श्रंक हो गया फ्रॉम 1328 स्क्वायर किलोमीटर इन 2000 टू 112 स्क्वायर किलोमीटर इन द ईयर 2015। तो यहाँ पे जो है अब वो धीरे धीरे भी वो स्क्वायर एरिया जो है वो भी कम हो गया है, ठीक है ना। जो पहले 1328 स्क्वायर किलोमीटर 2000 में, वो अब केवल 112 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है, ठीक है ना। और अब जो है वो क्रॉप की डाइवर्सिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो गई है वहां पे भी, ठीक है ना। आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट खबर है तो यस, इसमें एक जरूर आया, न्यू एआईएफ नॉर्म्स जो है वो मैंडेट करा इन्वेस्टमेंट इन डीमैट फॉर्म में। तो जो नवंबर 2023 में सेबी जो है उसने बोर्ड डिसीजन ये लिया था कि उन्होंने एक्सटेंड किया था द रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियंस बाय अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स टू स्कीम्स विद अ कॉर्पस ऑफ लेस देन और इक्वल टू 500 करोड़। तो अब तक ये था कि जो नॉर्म था वो सिर्फ कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 के जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जिनका कॉर्पस मोर देन 500 करोड़ था उन तक सिर्फ एप्लीकेबल था। लेकिन अब ये जनवरी 5 से इफेक्टिव कर दिया गया और सेबी ने अमेंड किया 2012 का ये रेगुलेशन और स्टिपुलेट किया है कि जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं दे कैन होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओनली इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। और ये एक्सेप्शंस में क्या क्या है, एक्सेप्शन में एक्सक्लूजन में रखा है वो इन्वेस्टमेंट्स को रखा है इन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट एलिजिबल फॉर डीमैटेरियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द लिक्विडेशन स्कीम ऑफ द एआईएफ दैट आर नॉट अवेलेबल इन डीमैटेरियल फॉर्म। सिर्फ उनको जो है एक्सक्लूजन में रखा है और साथ साथ तो जो है कुछ अपने आप को एम्पावर भी किया कि वो फ्यूचर में स्पेसिफाई करेगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट जो वो एआईएफ से या कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो एआईएफ से जिनको जो है डीमेटलाइजेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, वो भी उसने अपने पास ही राइट्स रखे हैं। तो इस मूव से हालांकि ये बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स ये जो मैंडेट किया है एआईएफ को कि वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे डीमेटेरियल फॉर्म में, इससे जो है ट्रांसपेरेंसी इनहांस होगी, रिस्क जो है वो कट होगा और एक कंफर्ट प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के दौरान, ठीक है ना। तो ये जो है ये मतलब पॉजिटिव ये बताए गए हैं इसके कि इससे क्या होने वाले हैं। स्पोर्ट्स में आज कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज इट, यही था आज का डिस्कशन। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कुछ इम्प्रोवाइजेशन है तो आप उसको भी सजेस्ट कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउटरीच पहुंच सके। तो थैंक यू।